हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हमने हमारा टॉपिक शुरू कर रखा था औद्योगिक क्रांति। तो उसमें जो हमने उसके अर्थ को देखा और हम पढ़ रहे थे कि आविष्कार कौन कौन से हुए थे औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कारों में जो हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में तो बताया था कि आविष्कार कौन कौन से हुए थे, और आज की क्लास में हम देखने वाले कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी सबसे पहले, क्योंकि इंग्लैंड की जो है जलवायु और सब कुछ उसके अनुकूल था। इसको मैंने आपको शॉर्ट क्लास में पढ़ा रखा है कि इंग्लैंड में ही क्यों आई क्रांति। ठीक है, तो उसमें जो है आज हम देखने वाले कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो कृषि के अंदर सबसे पहले मशीन का आविष्कार होता है सीड ड्रिल। कहीं कहीं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में लिखा मिल जाएगा सीड ड्रिल। ठीक है, तो इस मशीन का आविष्कार सबसे पहले तो ये देखिए कि मशीन किससे जुड़ी हुई थी। ये जुड़ी हुई थी बीज बोने से लेकर कि जो हम बिजाई करते हैं ना खेतों में, बीज को मिट्टी में चुबोते हैं, उससे रिलेटेड थी ये मशीन। इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेथ्रो टुल ने जो है इसका आविष्कार किया था। सीड ड्रिल किससे जुड़ी हुई मशीन थी? तो बीज की बुआई से रिलेटेड थी, बीज बोने से रिलेटेड। आविष्कार किसने किया? जेथ्रो टुल ने। कब किया था? 1701 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या करती थी यह मशीन कि यह मशीन जो है मिट्टी में एक सीध में बीज बोती थी, जिससे बीज जो है वो ख़राब नहीं होते थे और पौधे ठीक से उगते थे। मतलब कि मशीन के अकॉर्डिंग जब मशीन से हम बिजाई करते ना, तो ऐसी लाइन में होती है बिजाई की, एक बीज यहाँ गिर गया, एक यहाँ, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब हम हाथ से बीजों को चुबोते तो कई बार हम बीज, वही बात है ना कि ज़्यादा नीचे भी चला जाता है, कई बार ऊपर भी रह जाता है। लेकिन मशीन से जब हम बिजाई करेंगे तो वो एक जगह एक सीक्वेंस में उतनी ही ऊंचाई नीचाई में वो बीज चुबोया जाएगा। तो इसी कारण जो है इस मशीन का सबसे फ़ायदा क्या था कि इस मशीन से जो है बीज को सीक्वेंस में बोया जाता था। तो महत्व या फिर इसका लाभ क्या हुआ कि इस मशीन के कारण जो है खेती ज़्यादा व्यवस्थित हो गई और वैज्ञानिक हो गई, क्यों जल्दी भी बुआई हो जाती थी, बुआई बीजों की, और व्यवस्थित तरीके से भी, अच्छे तरीके से भी होने लगी। पहले बीजों को हाथ से बिखेरा जाता था इस मशीन के बनने से पहले, तो बहुत सारे बीज खराब हो जाते थे, क्योंकि कई बीज उगते थे, कई बीज नहीं उगते थे। कोई बीज ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक चला जाता था, कोई बीज ज़मीन में ऊपर रह जाता था। इस मशीन के बाद जो है उत्पादन बढ़ा और कम मेहनत में ज़्यादा उपज सामने आने लगी। कि उत्पादन में इंक्रीज हुई, क्योंकि बुआई अच्छे से हो जाती थी और अच्छे से फसल भी उग जाती थी, तो मेहनत भी कम लगती थी, टाइम भी कम लगता था बीजों को चुबोने में, और उपज पैदावार भी ज़्यादा होती थी। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कृषि के क्षेत्र में कि सीड ड्रिल नाम की एक मशीन थी जो कि बीज के बोने से रिलेटेड थी। इस मशीन का आविष्कार 1701 में हुआ था और जेथ्रो टुल ने जो है इस मशीन का आविष्कार किया था। नंबर 2, अनाज निकालने की मशीन। ये थ्रेसिंग मशीन, अभी आज के टाइम में हम बोलते हैं ना कि थ्रेसर, जो कि अनाज निकालते हैं जिससे, तो ये थ्रेसिंग मशीन थी, अनाज निकालने की मशीन। इसका किसने आविष्कार किया था? एंड्रयू मिकल ने। कब किया था? 1786 में। पिछली हमने 1701 पढ़ा, इसको हम पढ़ रहे हैं 1786। ठीक है, एंड्रयू मिकल ने ये मशीन की थी। यह मशीन जो है फसल जैसे कि गेहूँ हो गया, ग्वार, बाजरा, इन सभी को जो है दाने निकालने का काम करती थी, कि फसल से जो है अनाज को अलग कर देती थी और भूसा जो बचता था, अपशिष्ट जो होता था, उसको अलग कर देती थी। तो थ्रेसर के द्वारा जो है अनाज अच्छे से साफ हो जाता था। इसका महत्व क्या था कि इस मशीन से पहले जो है ये सारा काम हाथ से होता था, उसमें समय भी काफ़ी लगता था और श्रम, मतलब काफ़ी लोगों की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन जब ये मशीन आ गई, थ्रेसिंग मशीन, तो इस पर जो है ट्रैक्टर के द्वारा इस थ्रेसर को पीछे जोड़ दिया जाता था और एक व्यक्ति जो है अनाज को निकाल सकता था। एक व्यक्ति जो है ट्रैक्टर को चालू कर देता था, थ्रेसर अपने आप चालू हो जाता था। उसके बाद जो है लोग उसमें अनाज डालते रहते थे और अनाज अपने आप एक साइड से अच्छा होकर निकलता रहता था। तो मशीन से यह काम जल्दी होने लगा, सटीक अच्छा होने लगा और थकान रहित हो गया, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, थोड़े से समय में ही काफ़ी खेतों का अनाज निकाल दिया जाता था। अब अनाज बर्बाद भी कम होने लगा, क्योंकि पहले जब हाथ से अनाज निकालते थे तो अनाज निकालते थे तो वही ना फसलों को पीट कर अनाज को निकाला जाता, तो उसमें जो है
बीज जो दाने होते हैं ना अनाज के, वो ख़राब हो जाते थे ज़्यादा पिटने के कारण। लेकिन अब इसमें से पिटाई के कारण नहीं निकलते, बल्कि इसमें मशीन के द्वारा जब अनाज को निकाला जाता था तो अनाज बिल्कुल उसके दाने सही सलामत अच्छे से निकलते थे। बीज जो है अनाज के जो दाने थे वो टूटे फूटे नहीं होते थे। ठीक है, तो ये दूसरी मशीन किसी थ्रेसिंग मशीन, इसका आविष्कार किसने किया? एंड्रयू मिकल ने। थर्ड मशीन हम देखते हैं कटाई की मशीन। हमने बिजाई कर ली, हमने थ्रेसर से अनाज निकाल लिया, अब हम कटाई की भी मशीन देखेंगे। इसका आविष्कार कौन था? साइरस मैककॉर्मिक। साइरस मैककॉर्मिक। यह इसका आविष्कार कब हुआ? 1831 में। क्या करता था यह मशीन? खेतों में फसलों की कटाई करती थी। कि थ्रेसर के द्वारा तो कटी हुई फसल से अनाज निकाला जाता था, लेकिन ये मशीन किस काम आती थी? ये मशीन आती थी फसलों को काटने के लिए। कि जब फसल पककर तैयार हो जाती थी खेतों में, तो इस मशीन के आने से पहले लोग हाथों से कटाई करते थे दरांती की सहायता से, लेकिन इस मशीन के आने के बाद जो है फसलों को मशीन के द्वारा काटा जाने लगा। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ना, गवार हो गया और ये जो गेहूं हो गया, इनकी फसल कटाई होती है ना रिपर वगैरह से, है ना। उसी तरह से जो है कटाई की मशीन थी। तो इसका महत्व क्या था? महत्व तो ऑलरेडी हमें समझ आ रहा है कि काम जल्दी होगा, कटाई तेज़ होती थी और अधिक भूमि पर एक साथ संभव हो सके। कि अगर किसी की ज़मीन इकट्ठी है, उस पर उसने अगर गेहूं उगा रखा है काफ़ी सारी ज़मीन पर, तो जो है कटाई करते टाइम मशीन जो है एक साथ जो है कई खेतों की कटाई एक साथ कर देती थी और अच्छे से कटाई हो जाती थी। और उसके बाद जो है थ्रेसर से, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा उस अनाज को निकाल दिया जाता था। कामगारों की आवश्यकता, मतलब मज़दूरों की हेल्प कम हो गई, क्योंकि पहले हाथ से काटते थे तो लोगों को, मज़दूरों को रखना पड़ता था काम करने के लिए और टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब जो है मशीन के आने के द्वारा मशीन को चलाने वाला एक ही इंसान चाहिए था और वो इंसान जो है मशीन को चलाकर जो है फसलों की कटाई कर देता था। अब मज़दूरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 3 मशीनें हमने देख ली। फोर्थ है लोहे का हल। लोहे का हल चला। बीज को बोने के बाद जो है जब हल की ज़रूरत होती ना, तो उससे पहले लकड़ी के हल बने होते थे, जो कि कई बार टूट भी जाते थे और उनसे अच्छे से भी हल नहीं निकाला जाता था। लेकिन अब लोहे के हल बनने शुरू हो गए। चार्ल्स न्यूबोल्ट ने जो है इसका आविष्कार किया अमेरिका में। कब किया? 1797 ईस्वी में। क्या करता यह हल? मिट्टी को गहराई से जोतने में सक्षम था। कि अगर मान लो ये ज़मीन है, अब लोहे का हल हो गया, तो इस तरह से जब वो ज़मीन की जुताई करता है ना, तो वो अच्छे से लोहे, क्योंकि देखो इससे पहले लकड़ी का था, लकड़ी में इतनी वो आगे का नुकीला नहीं होता, तीखा नहीं होता उसका सिरा, कि वो अच्छे से ज़मीन को कुरेद सके। लेकिन जब ये लोहे का बन गया, तो लोहे का जो है ना आगे का हिस्सा वो काफ़ी तीखा होता था, काफ़ी नुकीला होता था, जिसके कारण जो है ज़मीन की जुताई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती थी, मिट्टी की पलटवार भी अच्छे से हो जाती थी। महत्व क्या था? कि मिट्टी जो है वो बेहतर ढंग से पलटी जाती थी लोहे के हल के द्वारा, क्योंकि लोहे के द्वारा नीचे से मिट्टी को कुरेचा जाता था। इससे फसल की जड़ें भी मजबूत होती, क्योंकि मिट्टी की पलटवार हो जाती थी, तो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो नीचे चली जाती थी और नीचे की मिट्टी तो वो ऊपर धूप में आ जाती थी, तो उसके कारण जो है फसल की जड़ें मजबूत होती थी। और ये जो लोहे का हल था वो लकड़ी के हल से बेहतर भी था और टिकाऊ भी था। बेहतर अच्छा भी था और टिकाऊ मतलब चलने में भी ज़्यादा समय तक चलता था, क्योंकि लकड़ी जो है वो टूट जाती है, समय के साथ गल जाती है, लेकिन लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। लोहा अच्छे किस्म का हो तो वो काफ़ी सालों तक अच्छे से चल जाता है। तो ये लोहे का हल वाला कौन सा? आयरन पल जो है ये किसने? चार्ल्स न्यूबोल्ट ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन सिस्टम, फसल चक्र प्रणाली सिद्धांत। ये किसने दिया था? चार्ल्स टाउनसेंड ने। फसल चक्र मतलब फसलों को बदल बदल कर बोने की जो तकनीक थी, जो आइडिया था, वो किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स टाउनसेंड ने। कब दिया? 18वीं शताब्दी में। तो इसमें था क्या कि एक ही ज़मीन पर हर साल अलग अलग फसलें उगाते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, टर्निप, क्लोवर। किसानों को फसलों को बदल बदल कर उपजाने के लाभ समझाए। कि टाउनसेंड जो था इसने कहा था कि अगर हम एक ही ज़मीन पर बार बार एक ही अनाज को उपजाएंगे तो वो अनाज कम होने लगता है, उसकी पैदावार ज़्यादा नहीं होती। तो इसने क्या तरीका निकाला कि हम बदल बदल कर अनाज को उगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये इकट्ठे किले हैं, ज़मीन है, तो इस बार अगर
यहाँ पर गेहूँ उगा दिया तो नेक्स्ट टाइम जो है फसल चक्कर होता है तो उसमें यहीं पर गेहूँ नहीं, हम इस साइड में गेहूँ उगा देंगे और इस साइड में हम दूसरा अनाज लगा देंगे, तो जो है इनकी उर्वरता भी बनी रहती है। और फसल अगर हम नई जगह पर नई मिट्टी पर गेहूँ को उगाएंगे तो वहाँ पर वो फसल ज़्यादा होगी। तीसरे साल वापस इसको यहाँ पर कर दो और इसको यहाँ पर मतलब फसल चक्कर मतलब बदल बदल कर फसलों को बीजना, उसकी बिजाई करना। क्योंकि गेहूँ हो गया, जौ की जगह गेहूँ की बिजाई कर दी, गेहूँ की जगह जौ की कर दी, ऐसे जो होता था। तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती थी। ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उस पर बदल कर अगर अनाज की बिजाई कर दी तो एक साल वो अनाज हो जाता था उस फसल पर, उस ज़मीन पर, दूसरे साल वो दूसरा अनाज हो जाता था। कीट पतंगे और रोगों का फैलाव कम होता था और पूरे साल जो है खेत उपयोग में आता था। अब ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पुराने समय में ज़मीन जो है वो खाली रहती थी तो उसके कारण जो है नुकसान नहीं होता था, क्योंकि पैदावार कम होती थी। लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, वो एक साल गेहूं की बिजाई करके उस ज़मीन पर नेक्स्ट ईयर जो उसको खाली छोड़ते थे ताकि मिट्टी की अपनी उर्वर शक्ति को वापस प्राप्त कर ले। फिर तीसरे साल वो बिजाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। एक साल उस ज़मीन पर गेहूं को उगा लिया, दूसरे साल वो किसी और फसल को उगा लेते थे, फिर तीसरे साल दोबारा से गेहूं की बुआई जो है उस सेम जगह पर कर देते थे, जिसके कारण फसल चक्र सिद्धांत के द्वारा अनाज ज़्यादा मात्रा में पैदा होता था। नेक्स्ट है जस्टिन बोन लिविंग नामक एक जर्मन रसायन शास्त्री था, कि एक जर्मनी का रसायन शास्त्री था जिसका नाम क्या था, जस्टिन बोन लिविंग। इसने जो एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसमें उसने यह बताया कि पौधों की जो आधारभूत मतलब पौधों की जो खुराक है वो पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इन द्रव्यों की मात्राएं मिट्टी में मिलाने से जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है। कि मिट्टी में अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को मिलाएंगे तो इससे जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बाद जो व्यापारिक खाद्य बड़े पैमाने पर खेतों में प्रयोग की जाने लगी, जिसके कारण जो है पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ गई। आज हम डालते हैं ना खेतों में बीज, ये यूरिया वगैरह जैसे स्प्रे करते हैं, यूरिया डालते हैं, खाद फसलों को ज़्यादा उगाने के लिए, फसलों से कीट पतंगों को मिटाने के लिए और फसलों को अच्छी से उगाने के लिए जो है हम जो तरीके अपनाते हैं उसी की बात हो रही है। कि जस्टिन बोन ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि खाद जो है हमें फसलों में डालनी चाहिए, उसके कारण जो है फसलों की अच्छी उपज हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1708 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल नामक एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज़ था। उसने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बताया कि पशुओं को पालना भी एक व्यवसाय, एक व्यापार हम कर सकते हैं। पशुओं को पालकर उससे भी हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस रॉबर्ट बेकवेल ने बताया कि मवेशियों और घोड़ों की नस्ल चुनी हुई भेड़ों की उत्पत्ति बढ़ाने का प्रयास किया, कि हम भेड़ों की जो अच्छी क्वालिटी को चुनकर उनका पालन कर सकते हैं, हम घोड़ों की नस्लों में सुधार कर सकते हैं, अच्छी किस्म के हम घोड़े पाल सकते हैं। इन मवेशियों को दुधारू बनाकर भेड़ों को ऊन और मांस देने वाला बनाने में कामयाब रहा। कि मवेशी जो पशु होते हैं उनसे हम दूध जो अच्छी किस्म का बेच सकते हैं, और जो भेड़ होते हैं उनसे जो हम कई लोग भेड़ों का मांस खाते हैं तो मांस भी महंगा बिकता था, और ऊन जो है उसकी ऊन से गर्म कपड़े बनते थे, तो भेड़ें जो है काफ़ी महंगी बिकने लगी। ये भी एक व्यापार होने लगा जानवरों का। तो पशुपालन को एक व्यापार के तौर पर किसने सजेस्ट किया सबसे पहले, तो ये 1760 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल नामक एक अंग्रेज़ ने। उसके बाद के वैज्ञानिकों ने जो है जानवरों को, स्वस्थ जानवरों की वृद्धि के लिए उपाय खोजने शुरू कर दी, कि अच्छे जानवर की खातिरदारी कैसे की जाए, अच्छे जानवर की केयर कैसे की जाए, ताकि उसको हम आगे चलकर एक व्यवसाय के तौर पर भी हम उसको प्रयोग में ला सकें। हम उसका मतलब अब गाय भैंस हो गई, हम उसका दूध ज़रूर पीते हमारे लिए, लेकिन उसको जो है हम उसके और भी लाभ उठा सकते हैं। उसकी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें और भी अच्छा काम करना चाहिए, उसको खाना पिलाना अच्छा चाहिए, ताकि हम ज़्यादा मात्रा में दूध होगा तो हम ज़्यादा मात्रा में दूध को बाहर बेचकर जो है वो बेनिफिट कमा पाएँ। तो ये सजेस्ट सबसे पहले रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। नेक्स्ट नाम है लूथर बर्बक। इसने पौधों की नई किस्म पैदा करने में सफलता प्राप्त की, कि हम पौधों को जो है कलम लगाने से जो है पौधों की कलम काट लेते हैं, फिर दूसरी जगह जो है उस कलम को लगाकर हम एक नए पौधे का आविष्कार कर सकते हैं। क्योंकि इसके बताने से पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, वो अगर कोई पौधा उगा दिया तो उसी को ही मानते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा पौधा जब बड़ा हो जाता है तो हम उसकी एक
कलम काट लेते हैं और दूसरी जगह जब हम कलम को लगाते हैं तो उस दूसरी जगह भी वहीं सेम पौधा उग जाता है। तो ये सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था? ये किया था लूथर बर्बक ने। ठीक है, तो आज हमने 7-8 पॉइंट में देखा कि नए नए आविष्कारों को जो कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले हमने देखा कि सीड ड्रिल, बीज बोने की मशीन थी, उसका आविष्कार किसने किया? जेथरो टुल ने। फिर हमने देखा कि थ्रेसिंग, जो अनाज निकालने की मशीन थी, वो एंड्रयू मिकल ने बताई थी, उसका आविष्कार इसने किया। फिर हमने कटाई की मशीन को देखा जो कि साइरस मैककॉर्मिक ने बताई थी। लोहे का हल, चार्ल्स न्यूबोल्ड ने अमेरिका में बताया था, लोहे का हल जिससे मिट्टी अच्छी तरह से पलटी जाती थी। 5वां है फसल चक्र प्रणाली का सिद्धांत। ये टाउनशेंड काफ़ी फेमस है कि फसल चक्र प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था? फसलों को बदल बदल कर बोने का सजेशन या आविष्कार किसने किया? तो ये टाउनशेंड ने किया। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जस्टिन बोन था, इसने जो है पौधों के आधारभूत खुराक के बारे में बताया था, क्योंकि एक रसायन शास्त्री था और रसायन के बारे में इसको ज्ञान था। फिर रॉबर्ट बैकवेल का नाम आता है, उसने पशुपालन को व्यवसाय के तौर पर एक लाभदायक व्यवसाय के तौर पर बना दिया। और लूथर बर्बक ने जो है पौधों की नई किस्म पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली। तो ये हमने 7-8 पॉइंट देखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है औद्योगिक क्रांति में। जब हम ये चैप्टर करते हैं, इससे रिलेटेड जो है MCQs निकलते हैं या फिर थ्योरी के रूप में अगर आपको लिखना होता है तो ये मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको समझा दिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको फैक्ट के तौर पर भी समझ आया होगा, आपको थ्योरी के रूप में भी पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी क्लास का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक आप इजी लैंग्वेज में करवा दो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जितनी मेरी पूरी कोशिश की उतनी जल्दी मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड आपको और भी टॉपिक चाहिए। फिर इससे रिलेटेड जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी या MCQ करवाऊँ छोटी छोटी क्लासेस में, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास आपके लिए पाऊँगी। इसमें जो है 20 मिनट में आप 3-4 क्लास में हम कोई नहीं पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप इस क्लास के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि इससे रिलेटेड आपको कौन सी क्रांति के बारे में पढ़ना है या फिर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का या मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक जिस पर आपको क्लास चाहिए मेरे नोट्स के द्वारा मैं ही आपको वो कंटेंट अच्छे से करवा पाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।